हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एट पेज पर पैरा 1 किया था नेशनलिज्म इन यूरोप में। आज हम 2.1 और सेकेंड पैरा जो पेज नंबर 8 का है, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, इससे स्टार्ट करना है हमें। अब देखिए, कल लास्ट वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या था कि एरिस्टोक्रेसी, जो अमीर, जो सबसे ऊंची क्लास थी, वो संख्या में तो बहुत कम थी पर वही रूल कर रही थी। ये तो हम सबने देखा है कि राजा तो बहुत कम होते हैं संख्या में, पर फिर भी वही रूल करते हैं प्रजा के ऊपर। तो अब जो एरिस्टोक्रेट्स थे, हमारे एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, वो बहुत कम होने के बाद भी जो बहुत बड़ी संख्या में थे किसान, उनके ऊपर रूल कर रही थी। और एरिस्टोक्रेसी के बहुत अमीर होते थे, कंट्री हाउसेज होते थे इनके, है ना, टाउन हाउसेज होते थे, कंट्री साइड में एस्टेट्स होते थे, बड़े बड़े खेत, बड़ी बड़ी जमीनें इनके पास हुआ करती थी। और डिप्लोमेसी के लिए दूसरों से अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए वो क्या बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे। जैसे इंग्लिश बोलने पे बोलते हैं ना, हाँ हम अभी आपका एक ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, एक बच्चा आकर बहुत ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलने लगे तो क्या कहते हैं? हाँ, ये बहुत हाई क्लास है। तो ऐसे ही अपने आप को हाई क्लास दिखाने के लिए वो फ्रेंच बोला करते थे, क्योंकि वहाँ के अधिकतर जो रीजनल लोग थे, जो लोकल लोग थे, वो वहाँ के रीजनल डायलेक्ट्स बोलते थे। कोई पॉलिश बोलता था, कोई जर्मन बोलता था। अब देखिए, उनकी जो फैमिलीज थी, जितने भी राजा थे, जितनी एरिस्टोक्रेट परिवार थे, उन सबकी फैमिलीज एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। किस तरह से? शादी के बंधन से। शादी के बाद एक राजा अपने बेटी की कहीं भी शादी करेगा तो राजा की फैमिली में ही करेगा, तो इस बंधन से वो सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए थे। द पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली वेरी लेस इन नंबर, जबकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी पर उसके बाद भी नंबर में बहुत ज्यादा कम थी। और मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसकी थी? किसानों की थी। अब देखो, यूरोप में उस समय में क्या था कि जो बहुत अमीर लोग हैं, उनके बहुत बड़े बड़े एस्टेट्स, फार्म हाउसेज मान लो, एक तरह से बड़े बड़े एस्टेट्स होते थे, उनके ऊपर वो किसके द्वारा खेती कराते थे? किसानों के द्वारा। और वो किसान कौन होते थे? जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, वो बड़े अमीर लोगों से किराए पर लेकर जमीन, उसके ऊपर खेती किया करते थे। उसको यहाँ टेनेंट्स कहा गया है। और कुछ छोटे किसान थे जिनके पास छोटी छोटी जमीनें थी, वो अपनी जमीनों पर खेती किया करते थे। कुछ ऐसे लैंड होल्डर्स थे, जो कुछ ऐसे जमींदार थे जो अपने एस्टेट्स के अंदर सर्व्स के द्वारा खेती कराते थे। सर्व्स का क्या मतलब है? यहाँ पर गुलाम, कि गुलामों के द्वारा अपनी जमीन पर खेती कराया करते थे। ठीक है, पेज 8 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। पेज 9 पर आ जाइए। वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन शुरू होने लगा था। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ? जैसे आप देखें कहीं भी, आज आप गुड़गांव का एग्जांपल देख लें, है ना, नोएडा का एग्जांपल देख लें, क्या थे वो? कभी गांव थे, पर क्या हुआ? वहां इंडस्ट्रीज लगी और आसपास बड़े बड़े शहर बनना शुरू हो गए। तो यही सेम यूरोप में हुआ। वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से नए टाउनशिप आने लगे, नए एरियाज बनने लगे। अब देखिए, इंग्लैंड में तो 18th सेंचुरी के हाफ में ही शुरू हो गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन, जबकि जो वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट था, उसमें लेट 19th सेंचुरी में, करीब हाफ 19th सेंचुरी जाने के बाद, तब वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई, जहां पर प्रोडक्शन होना शुरू किया, आम जनता के लिए सामान बनने लगा। अब क्या था? जिन लोगों ने ये इंडस्ट्रीज लगाई, अब उस इंडस्ट्रीज लगाने की वजह से एक नई क्लास का जन्म हुआ, जो वर्किंग क्लास जिसे कहा गया, मिडिल क्लास। ये आपने लास्ट ईयर भी 9th में पढ़ा। रिवॉल्यूशन किसने की? मिडिल क्लास ने। अब यहां पर भी यही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक नया सोशल ग्रुप आया, जो कि वर्किंग क्लास पॉपुलेशन के नाम से जाना जाने लगा। और मिडिल क्लासेस ही थी जो इस इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल्स थे, वो सारे मिडिल क्लास के अंदर आते थे। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस। और ये जो नए मिडिल क्लास थे, अब क्या है? पढ़े लिखे लोग होने लगे, ये जॉब कर रहे थे, खुद से प्रोडक्शन कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे। तो अब ये राजा की गुलामी सहने के लिए तैयार नहीं थे। तो सबसे पहले इन्होंने आवाज उठाई कि अगर हम इतना काम कर रहे हैं, हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, राजा को टैक्स पेयर कर रहे हैं, तो हम एक गुलाम की तरह से क्यों जिंदगी जिए? क्योंकि पैसा आने के बाद कॉन्फिडेंस आता है इंसान के अंदर। अब उन्हें आने लगा कि नेशनल यूनिटी होनी चाहिए। अब जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, लिबरल मिडिल क्लास था, उसने सारे प्रिविलेजेस और जितनी भी एरिस्टोक्रेसी पॉपुलैरिटी थी, कि जो पहले अमीर खानदानों में ही प्रिविलेजेस दिए जाते थे और जो पॉपुलैरिटी उन लोगों को दी जाती थी, उसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा इसको अबॉलिश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। ठीक है, तो इस पैरा से बेटा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है
क्वेश्चन नोट कर लीजिए. एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस फॉर द नेशनलिस्ट अपसर्ज इन द 19th सेंचुरी यूरोप. नेशनलिस्ट अपसर्ज, नेशनलिस्ट का उदय, नेशनलिस्ट का जन्म किस प्रकार से 19th सेंचुरी के यूरोप में हुआ. ठीक है. नेक्स्ट अब आता है आपका व्हाट डिड लिबरल नेशनलिस्ट स्टैंड फॉर. अब देखिए लिबरल्स के लिए नेशनलिज्म क्या था. लिबरल्स कौन? लिबरल्स पढ़े थे जो बहुत जल्दी से तैयार होते हैं चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, जो हर नए चेंजेस को चाहते हैं कि हाँ अब चेंज हो जाए. वो पॉलिटिकली भी चेंज चाहते हैं, सोशली भी चेंज चाहते हैं और इकोनॉमिकली भी. पॉलिटिकली जैसे सरकार चलाने में उनका योगदान हो, सोशली सोसाइटी के अंदर चेंजेस चाहते हैं वो, इकोनॉमिकली पैसे की स्थिति है ना, आर्थिक स्थिति में भी बदलाव चाहते हैं लिबरल्स. अब यहाँ पर लिबरल वर्ड का लेटिन वर्ड है लिबर मतलब फ्री. फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर. अब नए मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म क्या कहता है, क्या वो सोचते थे लिबरलिज्म क्या है. उनके लिए लिबरलिज्म है फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ. उनके लिए क्या है, सभी को फ्रीडम हो और कानून के सामने सभी बराबर हो. पॉलिटिकली क्या है, राजनीति के तौर पर वो क्या कहते हैं, इट एम्फेसाइज, कि वो किस चीज पर जोर दे रहे हैं, इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसर्ट. कंसर्ट उनसे पूछकर, लोगों से पूछकर एक कंसर्ट करके गवर्नमेंट बनाई जाए. जब से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था लिबरलिज्म हमेशा यही कहते रहे, ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट रहे और क्लेरिकल प्रिविलेजेस के भी अगेंस्ट रहे कि जो जन्म के साथ जितनी वरीयताएं दी जा रही हैं कि राजा का बेटा राजा, मंत्री का बेटा मंत्री, उन सबको खत्म कर दिया जाए. और क्या कहते थे पॉलिटिकली कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बने, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. कैसी गवर्नमेंट, जैसी आज हमारे देश में है, एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट के थ्रू बने और वही रूल करे. 19th century liberalism also stressed the inviolability of private property. और 19th century के अंदर जो लिबरलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अधिकार के लिए भी लगातार आवाज उठा रहे थे. इसके बाद भी इक्वालिटी जो दी वो इक्वालिटी यूनिवर्सल सफरेज के साथ नहीं मिल रही थी, है ना. लिबरल्स कौन थे, लिबरल्स हमेशा वुमेन के खिलाफ रहे कि यूनिवर्सल सफरेज नहीं मिले. यूनिवर्सल सफरेज वोट फॉर, है ना, राइट टू वोट, कि राइट टू वोट का अधिकार सभी को मिलना चाहिए. यूनिवर्सल सफरेज ये कहता है. पर लिबरल्स क्या कहते थे, नॉन प्रॉपर्टी मेन और वुमेन माइनर में आते हैं, और जो वुमेन है वो प्रॉपर्टी है अपने हस्बैंड और अपने फादर की, तो उन लोगों को कभी भी यूनिवर्सल सफरेज नहीं मिलना चाहिए. The right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men, है ना. अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया किसको था ये रूल, सिर्फ प्रॉपर्टी ओइंग मैन को था कि जिस आदमी के नाम पर संपत्ति है, जमीन जायदाद है, वही प्रॉपर्टी देगा. नेपोलियन ने क्या किया था, द नेपोलियनिक कोड went back to limited suffrage and reduced women to the status of minor. जबकि नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस किए पर उसने भी वुमेन के स्टेटस को हमेशा माइनर रखा और उसे किसकी प्रॉपर्टी बना दिया, वुमेन के स्टेटस को माइनर रख के उसको उसके फादर और हस्बैंड की प्रॉपर्टी के तौर पर पेश किया गया कि जो फादर कह दे, जो हस्बैंड कह दे, वही वुमेन को करना है. पूरी 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर वुमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मेन लगातार आवाज उठाते रहे अपने यूनिवर्सल सफरेज के लिए, अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए, पर उन्हें ये नहीं मिले पॉलिटिकल राइट्स. अब देखिए ये तो उनका सोशली था, है ना, सोशली और पॉलिटिकली हो गया. अब नेक्स्ट आता है लिबरल्स इकोनॉमिकली इसको कैसे देखते थे, कि लिबरल्स नेशनलिज्म में इकोनॉमिकली क्या चेंजेस चाहते थे. लिबरल्स चाहते थे फ्रीडम ऑफ मार्केट के अंदर व्यापार करने का पूरी तरह से फ्रीडम हो, एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन. जो स्टेट्स ने रिस्ट्रिक्शन, बंधन लगा रखे हैं, रुकावटें लगा रखी हैं, वो सारी हट जाएं. कैपिटल और गुड्स के आदान प्रदान पर, के करेंसी जाने में प्रॉब्लम होती है या सामान को ले जाने में जो प्रॉब्लम होती है, वो सारी रिस्ट्रिक्शन, सारे बैरियर्स हट जाएं. अब देखिए इसमें एक एग्जांपल आपको दिया गया है कि एक जर्मन स्पीकिंग रीजन लिया है इसमें 19th सेंचुरी के अंदर, जो कि नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता था, जहां मेजर्स को नेपोलियन ने क्रिएट कर दिया था, स्मॉल कर दिया था. जर्मन नेशन 39 स्टेट्स में डिवाइड था,
है ना, जो आज पूरा जर्मनी है वो 39 स्टेट्स के अंदर डिवाइड था। हर स्टेट की अलग करेंसी थी, अलग नाप तोल का तरीका था। अब अगर कोई बिजनेसमैन ट्रैवल करता हैब्सबर्ग टू न्यूरेमबर्ग, तो उसे अपने सामान को 11 कस्टम बैरियर से होकर ले जाना पड़ता, और हर कस्टम बैरियर पर अलग अलग कस्टम ड्यूटी होती जो उसे 5% पे करनी पड़ती। वहां पर उस समय में एक जो मेजर करने का तरीका था उसको एलए कहा गया है। एलए ये एक कपड़े नापने का, कपड़े को मेजर करने का तरीका है। अब एक जगह पर तो एक एलए बराबर होता तुम्हारा 54.7 सेंटीमीटर क्लोथ के, और वही एक एलए अगर माइंस जैसी स्टेट में जाता, फ्रैंकफर्ट में 54.7, मेन्स में ले जाते तो 55.1, और न्यूरेमबर्ग में वही क्लोथ 65.6 सेंटीमीटर होता, और फेरीबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। यानी तुम्हारे पास तो सेम ही नपाई का, सेम मेजरमेंट का एक कपड़ा है, पर वही सेम मेजरमेंट अलग अलग स्टेट में अलग अलग मेजर्स के नाम से जाना जा रहा है। अब ये कंडीशन बिजनेसमैन के लिए बहुत मुश्किल था। उसे, जो कमर्शियल क्लास थी, उसे बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता था बिजनेस करने में। तो वो क्या कह रहे थे, ये हमेशा आर्ग्यू करते रहे कि इकोनॉमिक टेरिटरीज को यूनिफाइड अगर हो गई, अगर सारी इकोनॉमिक टेरिटरीज यूनिफाई हो गए, सारे देश एक समान बन गए, तो उनसे जितने भी ये बंधन हैं ये सारे हट जाएंगे। यानी ये क्या करेगा, अलाउइंग द अनहिंड्रेंस मूवमेंट ऑफ गुड, बिना किसी रुकावट के गुड्स का मूवमेंट हो सकेगा। पीपल एंड कैपिटल, लोग और पैसे का भी, सामान, लोग, पैसा सब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकेंगे। इन 1834 अ कस्टम यूनियन, और 1834 में कस्टम यूनियन का गठन हुआ जिसे ज़ोल्वेरिन भी कहा गया है। ज़ोल्वेरिन, ये क्वेश्चन आ सकता है ना, कि व्हाट इज द अनदर नेम फॉर ज़ोल्वेरिन, जिसको कि प्रूशिया के इनिशिएटिव पे सबसे पहले बनाया गया। प्रूशिया के जो राजा थे उन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव बनाया कि कस्टम यूनियन बनाई जाए, जिसको बाद में जर्मन की भी सभी स्टेट्स ने ज्वाइन कर लिया। और इससे क्या हुआ, जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे, व्यापार में जितने भी रुकावटें आती थी, वो सारी अबॉलिश हो गई। और यहाँ तक के जो करेंसी का नंबर था, जो कि पहले 30 थी, 30 से भी ज्यादा थी, अब वो सिर्फ 2 करेंसी रह गई। तो उन्हें सिर्फ 2 करेंसी के अंदर ही डील करना था। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। और यहाँ तक कि जब रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ तो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा मोबिलिटी हो गई। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन, और अब बहुत ज्यादा जोर दिया जाने लगा कि अगर नेशनल यूनिफिकेशन हो गया तो व्यापार इतना आसान हो जाएगा और सारी बिजनेस क्लास को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसी से अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन, और इसी की वजह से एक लहर सी दौड़ गई कि इकोनॉमिकली नेशनलिज्म होना चाहिए, देश प्रेम, व्यापार करने के लिए भी देश प्रेम बहुत जरूरी है, और वो मजबूत होता चला गया। द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द सेम टाइम, और इसी के साथ नेशनलिस्ट की जो फीलिंग थी, जो सेंटिमेंट्स थे, वो लगातार यूरोप के अंदर बढ़ते चले गए। तो ये आपका पेज 10 का सेकंड पैरा तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो इसका थर्ड पैरा है वो एक्सप्लेन करूंगी, और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी लिखवा दूंगी। ओके।